संतोष 2 दिन के दौरे पर हैं, लखनऊ आने वाले हैं। 1 महीने में बीएल संतोष का यूपी का ये दूसरा दौरा होगा, जिसमें यूपी विधानसभा के आगामी चुनाव की तैयारियों समेत कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होनी है। इसके लिए आज पहले लखनऊ में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने एक अहम बैठक की, जिसमें प्रदेश के भाजपा उपाध्यक्ष, महामंत्री समेत तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। पार्टी उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर के जो 2022 में होना है उसको अपनी तैयारी विधिवत प्रारंभ कर दी है। उस क्रम में हमारे जो माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, माननीय प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल जी, सभी लोग अलग अलग बैठक, अलग अलग तैयारी, अलग अलग जो है कि गतिविधियों को आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत तरह की गतिविधियां पार्टी इस समय चला रही है। वैक्सीनेशन को लेकर के पार्टी के कार्यकर्ता नीचे लगे हुए हैं। जो भी उत्तर प्रदेश के अंदर जितने पीएचसी और सीएचसी हैं उनको पार्टी ने जो है कि सांसद, विधायक और पार्टी पदाधिकारियों ने गोद लिया है। उस पर उसकी डेंटिंग, पेंटिंग, मरम्मत और ठीक ढंग से करा रही है पार्टी। हो रही थी और 2022 जीतने का लक्ष्य है, इसलिए 2022 में फिर से कमल खिलाना है और इसके लिए सरकार और संगठन दोनों मिलकर के पूरी तैयारी और रणनीति के साथ जंग जीतने की तैयारी में लगे हुए हैं। और क्योंकि जो भी जवाबदेही जनता के प्रति हमारी सरकार की रही और संगठन की रही, हमारी केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार दोनों उस कसौटी पर खरी उतरी हैं। भाजपा में आज हुई भाजपा कैबिनेट मंत्री आशुतोष टंडन और श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य भी इस मीटिंग में शामिल हुए। राष्ट्रीय महासचिव संगठन बीएल संतोष के लखनऊ दौरे से पहले हुई इस बैठक में 2022 के चुनावों के लिए संगठन की तैयारियां कैसी हों, इस पर मंथन और लंबी बातचीत हुई। बैठक के बाद श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य का क्या कहना रहा, वो भी सुनिए। जब आएगा जी, चुनाव जीतेंगे, उसके बाद चेहरा केंद्रीय नेतृत्व द्वारा भेजा जाएगा। जो भी आएगा स्वागत होगा। ठीक है। और इधर अखिलेश यादव के बयान पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया है। केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि अखिलेश यादव के परिवार के लोगों ने राम भक्तों को पर गोलियां चलवाई, इसीलिए अखिलेश यादव को इस पर बोलने का कोई हक नहीं है। मंदिर के निर्माण से राहुल गांधी, अखिलेश यादव और विपक्ष नेताओं को दर्द हो रहा है, इसीलिए वो लोग ऐसा बोल रहे हैं, ऐसे आरोप लगा रहे हैं। यादव जी उस परिवार से आते हैं जिस परिवार की सत्ता रहते हुए निहत्थे राम भक्तों पर गोली चलाई गई, अयोध्या में खून की होली खेली गई और श्री अखिलेश यादव जी को नैतिक अधिकार नहीं है इस पर कुछ बोलने का। और श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बन रहा है, इससे श्री अखिलेश जी हों, श्री राहुल गांधी जी हों, श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी हों या जो राम मंदिर विरोधी नेता हैं, उनको बहुत दर्द हो रहा है, इसलिए वो मंदिर निर्माण में बाधा डालने की कोशिश कर रहे हैं। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर साल मनाया जाता है। इस साल भी योग दिवस मनाया जाने वाला है, लेकिन उतना भव्य नहीं होगा क्योंकि कोरोना काल को देखते हुए इस बार घरों में रहकर ही योग करने की अपील की गई है। तो वहीं पीएम मोदी भी वर्चुअली योग करते नजर आएंगे। देखिए भारत का शक्ति योग। ये तस्वीर 2 बरस पुरानी है, जब खुले मैदान में 21 जून को योग दिवस के मौके पर रांची में मौजूद थे प्रधानमंत्री और पीएम मोदी ने हजारों वॉलंटियर्स के साथ योग किया था। सिर को सामान्य स्थिति में ले आई, दाई और बाई ओर झुकाने का अभ्यास। पीएम मोदी की योग करने की ये तस्वीर हर किसी के जहन में है, लेकिन इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तस्वीर कोरोना काल की वजह से बदली नजर आने वाली है। योग करने के लिए खुला आसमान तो है, लेकिन वो जमावड़ा नजर नहीं आएगा। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाते हुए हथेलियों को बाहर की ओर पलटिए। इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पीएम मोदी का वर्चुअली संबोधन होगा, जो सुबह 6:30 बजे होगा। इसके साथ ही राज्यों के सीएम भी वर्चुअली मौजूद रहेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ भी वर्चुअली इसमें शामिल होंगे। इस बार का योग दिवस जरूर एक भव्य आयोजन की तरह नहीं मनाया जा रहा, लेकिन इसका असल मकसद जरूर पूरा होना चाहिए, जिसके जरिए कोरोना जैसी महामारी को योग के जरिए हराया जा सके। इसलिए करिए योग, रहिए निरोग। विश्राम कीजिए। ये आसन शरीर में संतुलन। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। अब हम अभ्यास
उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने प्रदेश के लोगों को योग दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। आपको बता दें कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। भारत की ओर से दिया गया एक अमूल्य उपहार है। योग अंधेरे में प्रकाश है, जो मानव के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। योग दिवस मानव चेतना और भलाई के लिए व्यापक रूप से मनाया जाने वाला एक पर्व है। योग मन और शरीर, विचार और कर्म, संयम और संतोष की एकात्मता का प्रतीक है। 21 जून साल का सबसे बड़ा दिन होता है और इस दिन सूरज, रोशनी और प्रकृति का धरती से विशेष संबंध होता है। कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में कल से मॉल, रेस्टोरेंट और मैरिज हॉल को खोला जाएगा। कोरोना की दूसरी लहर के बाद से पिछले 1 मई से ये सारी चीजें बंद हैं। रेस्टोरेंट में अभी सिर्फ ऑनलाइन डिलीवरी हो रही थी, डाइनिंग नहीं हो रहा था, लेकिन अब 21 जून से लोग रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा सकेंगे। इसके अलावा पार्क भी खुल जाएंगे। मॉल और रेस्टोरेंट की क्षमता आधे लोगों पर ही सीमित की गई है और एक समय में सिर्फ आधे लोग ही रहेंगे। मॉल और रेस्टोरेंट ने भी तैयारी कर ली है। 21 जून से नाइट कर्फ्यू 7 बजे की जगह रात 9 बजे से सुबह 7 बजे तक लागू होगा, यानी कि बाजार 9 बजे तक खुल सकेंगे। धार्मिक स्थलों की बात करें तो अधिकतम 50 लोगों की उपस्थिति हो सकेगी। शादी समारोह में भी राहत है, 50 लोगों की सहभागिता की अनुमति है, जबकि अभी तक ये संख्या 25 थी। ये 3 तस्वीरें हैं अनलॉक से जुड़ी हुई, जहां धीरे धीरे जो सामान्य जिंदगी है उसे पटरी पर लाने की कोशिश की जा रही है। जहां मैरिज हॉल को खोला जाएगा शर्तों के साथ, 50 लोगों की अनुमति, सैनिटाइजेशन का काम जारी है। वाराणसी की तस्वीरें देखिए, मॉल को खोलने से पहले प्रयागराज में भी कमोबेश यही हालात है। कोविड के मामले कम होने के बाद अब 21 जून से रेस्टोरेंट और मॉल खुलने जा रहे हैं। वहीं नाइट कर्फ्यू शाम 7 बजे की जगह 9 बजे से शुरू होगा, जो कि सुबह 7 बजे तक चलेगा। लखनऊ में क्या कुछ खुलेगा क्या नहीं, जायजा लिया हमारे संवाददाता शैलेश अरोड़ा ने। कोरोना के केसेस में कमी के साथ ही कोरोना कर्फ्यू में ढील भी लगातार बढ़ाई जा रही है। 21 जून से एक बार काफी कुछ वापस पहले जैसा ही नजर आने लगेगा। मॉल्स भी खुल चुके होंगे और रेस्टोरेंट भी। हम इस समय राजधानी लखनऊ के एक मॉल में मौजूद हैं, गोमती नगर के मॉल में हैं और यहाँ पर भी 21 जून से मॉल को दोबारा खोलने के लिए तैयारियां की जा रही हैं। आप देख सकते हैं जगह जगह सैनिटाइजेशन का काम कराया जा रहा है। इसके अलावा जो यहाँ पर लिफ्ट है या बाकी जो इक्विपमेंट्स हैं उन सबको चेक किया जा रहा है, क्योंकि 1 मई से कोरोना कर्फ्यू लागू हुआ और उसके बाद से ही मॉल्स जो हैं प्रदेश भर के सारे बंद पड़े हुए हैं। ऐसे में जो सारी व्यवस्थाएं हैं उनको चेक किया जा रहा है। कुछ खास व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं जिससे कि यहाँ पर जब लोग आएँ तो वो सुरक्षित रहें। कोविड प्रोटोकॉल का पालन कैसे कराना है, इसको लेकर व्यवस्थाएं की जा रही हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से ये थर्मल स्कैनर लगाए गए हैं, यानी जो भी अंदर आएगा मॉल में एंट्री करेगा यहीं पर उनकी स्कैनिंग हो जाएगी पूरी। थर्मल स्कैनिंग के बाद ही किसी को यहाँ पर प्रवेश मिल पाएगा। एक तरफ जहाँ सैनिटाइजेशन कराया जा रहा है, थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था है, तो ये भी व्यवस्था बनाई गई है कि स्टाफ को अपने पूरे इस मॉल में वैक्सीनेटेड करा दिया गया और जितने भी रिटेल पार्टनर्स हैं यानी शोरूम वाले उनको भी लगातार संपर्क किया जा रहा है कि कब किसका वैक्सीनेशन हुआ, कब अगली डोज लगनी है, ताकि सुनिश्चित हो सके कि सभी इस कोरोना वायरस से सुरक्षित रहें। और जो यहाँ पर लोग आएंगे उनके लिए भी मैक्सिमम 3 घंटे की एंट्री होगी और 3 घंटे के बाद पूरे मॉल को वैकेट करके यहाँ पर दोबारा सैनिटाइजेशन किया जाएगा। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ शैलेश अरोड़ा, एबीपी गंगा, लखनऊ। अब रुख करते हैं गाजीपुर का, जहां एक प्रबंधकीय विद्यालय में ऐसे फर्जीवाड़े का मामला सामने आया जिसे सुनने के बाद किसी का भी सिर घूम जाएगा। मामले की शिकायत सालों से की जा रही थी, लेकिन अधिकारी अनसुना कर रहे थे। अब शिकायतकर्ता ने मुख्यमंत्री दरबार में मामले की शिकायत की हो, विभागीय जांच शुरू ही हो जाएगी। यह है गाजीपुर में मरदह ब्लॉक का शांति निकेतन इंटर कॉलेज। इस विद्यालय के प्रबंधन पर भ्रष्टाचार का एक अनोखा आरोप लगा है और ये आरोप लगाया है विद्यालय में चपरासी के पद पर तैनात अंगद यादव ने। अंगद यादव का आरोप है कि विद्यालय में इंटरमीडिएट के छात्रों को पढ़ाने के लिए प्रबंधन ने ऐसे हिंदी शिक्षक की नियुक्ति की जो 1993 में अपनी नियुक्ति के वक्त खुद 12वीं पास नहीं था
और इसी विद्यालय में 1998 में इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करता है। हालांकि विद्यालय प्रबंधन हिंदी शिक्षक को 2007 से वेतन देने का दावा कर रहा है। ये इंटर फेल लोग यहाँ पर टीचर हैं, मेरे पास सारे सबूत है। मैं 3 साल से एप्लीकेशन दे रहा हूँ, पूरे देश से लेकर के जिला विद्यालय निरीक्षक जो है कि यहाँ का पैसा लेकर दबा रहे हैं। शिकायतकर्ता अंगद यादव की माने तो विद्यालय में भ्रष्टाचार का ये कारवा यहीं पर नहीं रुकता, बल्कि इसी कॉलेज में 1980 से परिचालक के पद पर तैनात रामध्यान यादव को प्रबंधक ने प्रमोशन देते हुए साल 1992 में सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्त कर दिया। और शिकायतकर्ता की माने तो रामध्यान यादव एक साथ दोनों पदों का वेतन लेता रहा। कोमल सिंह यादव 75 नेशनल इंटर कॉलेज मर्दा से 89 में फेल हैं और डबल फार्म इन्होंने 89 में भर दिया था आदर्श जनता इंटर कॉलेज लहुरापुर से। ये जो है कि दोनों की मार्कशीट जो है कि WE में रुक गई थी, एक में एब्सेंट थे, दोनों डबल थे, क्योंकि इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 क में विनियम में प्रावधानित है कि कोई भी विद्यार्थी डबल फार्म नहीं भर सकता। शिकायतकर्ता अंगद यादव के मुताबिक विभागीय अधिकारियों ने जब उनकी शिकायत पर ध्यान नहीं दिया तो उन्होंने इसकी गुहार मुख्यमंत्री दरबार और डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा तक लगाई। तब जाकर डिप्टी सीएम ने मामले का संज्ञान लिया। सारे मैं संयुक्त शिक्षा निदेशक वाराणसी, शिक्षा निदेशक लखनऊ, माननीय मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री दिनेश शर्मा जी के यहाँ, राज्यपाल जी के यहाँ, माननीय सचिव बोर्ड के यहाँ, हर जगह हमने एप्लीकेशन दिया, एक बार नहीं हजारों बार दिया, मेरे पास प्रूफ है। वहीं इस मामले पर जिला विद्यालय निरीक्षक से बात की गई तो उन्होंने इस मामले की विभागीय जांच चलने की बात कहकर पल्ला झाड़ दिया। हालांकि जिलाधिकारी ने मामले को गंभीर मानते हुए इसकी जाँच कराने की बात कही है। माध्यमिक शिक्षा का विद्यालय लग रहा है, आप बता रहे हैं, चेक कराते हैं। बट अगर 93 में इसकी नियुक्ति हुई है और 98 में उसने डिग्री ली है तो सीधा सीधा ये लीगल मामला है, न केवल नियुक्तिकर्ता के खिलाफ बल्कि जिसने नियुक्ति ली है उसके भी खिलाफ कार्रवाई होगी। जिलाधिकारी मामले की जांच कराकर कड़ी कार्रवाई की बात कह रहे हैं और इस मामले में विभागीय जांच भी चल रही है। लेकिन जिस तरीके का गंभीर आरोप शांति निकेतन विद्यालय के प्रबंधन तंत्र पर लगा है, ऐसे में तो यही सवाल उठता है कि जिन विद्यालयों पर देश के युवाओं का भविष्य संवारने की जिम्मेदारी है, अगर वही भ्रष्टाचार भी इस कदर डूबे हों तो युवाओं का भविष्य क्या होगा। एबीपी गंगा के लिए गाजीपुर से अनिल कुमार की रिपोर्ट। वाराणसी एयरपोर्ट पर आज एक शख्स को 22 लाख रुपए की कीमत के सोने के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार शख्स बिहार के चंपारण का रहने वाला है, जो शारजाह से आई उड़ान से वाराणसी पहुंचा था, जिसके पास एक ग्रीस गन बर्नर भी बरामद हुआ है। जबकि कस्टम विभाग के अफसरों ने शक होने पर उसकी जांच की तो बर्नर और ग्रीस गन के अंदर लगभग 500 ग्राम सोना बरामद हुआ, जिसकी कुल कीमत 22,82,910 रुपए बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है। अंबेडकर नगर में पुलिस और दंगाई अचानक आमने सामने आ गए, लेकिन ये सब रियल नहीं था, बल्कि मॉक ड्रिल का हिस्सा था। दंगों से निपटने के लिए पुलिस ने माइक से अनाउंस कर दंगाइयों को चेतावनी दी। फिर पुलिस बॉडी प्रोटेक्टर, हेलमेट, डंडे से मुस्तैद होकर अधिकारियों के आदेश का इंतजार करती रही। एसएसपी के मुताबिक इसके जरिए ये बताना जरूरी है कि भविष्य में अगर दंगे की सूचना मिलती है तो बॉडी प्रोटेक्टर, हेलमेट, डंडे और इसके साथ ही थाने से बाहर निकले और घटनास्थल पर पहुंचे। आज पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश के क्रम में जनपद के सभी थानों पर बलवा ड्रिल की प्रैक्टिस कराई गई। इसमें सभी कर्मचारियों को एवं अधिकारियों को बॉडी प्रोटेक्टर, हेलमेट, डंडा के साथ सभी को मूव करना है, इससे अवगत कराया गया। कहीं भी कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती है तो कैसे किसको किस तरह पहुंचना है और किस ड्रेस में पहुंचना है, इसका रिहर्सल कराया गया। गेहूं क्रय केंद्रों पर गेहूं खरीद की तारीख बढ़ाए जाने के बावजूद कुछ क्रय केंद्र ऐसे हैं जो अभी भी बंद हैं, जिससे ग्रामीणों में बेहद गुस्सा है। बलिया के रसड़ा में आक्रोशित किसानों के साथ सपा नेता की अगुवाई में कृषि मंडी पर एसडीएम का घेराव किया गया। मामला मुंडेरा क्रय केंद्र का है, जहां 15 दिन से क्रय केंद्र पर लाइन लगाने के बाद भी किसानों का गेहूं खरीदा नहीं गया। घेराव के बाद एसडीएम ने 2 क्रय केंद्र शुरू कराकर गेहूं खरीद कराने का आश्वासन दिया है। मुंडेरा के कुछ किसान बंधु हैं, आए थे, उनकी वही प्रॉब्लम है क्योंकि कुछ तालियां बच गई हैं, गेहूं खरीद नहीं है। पहले प्रयास किया गया था मुंडेरा में सेंटर से चालू हो जाए, नहीं हो सका तो प्रयास ये किया जा रहा है मंडी में उनको बुला करके
मंडी में और डेहरी में, मंडी के नाम से डेहरी का भी है मार्केटिंग का सेंटर, दोनों जगह बुला करके उनके फसलों जो भी गेहूँ है नियमानुसार उनकी खरीद करा दी है, यही प्रयास किया। यूपी सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना मलिहाबाद पहुंचे, जहां पशु चिकित्सा केंद्र में वृक्षारोपण के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ ब्लॉक परिसर बैठक की। इस दौरान कोरोना टीकाकरण कक्ष का भी जायजा लिया। साफ सफाई देकर काफी संतुष्ट नजर आए। पर्यावरण दिवस चल रहा है, 5 जून को मनाया, लगातार ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम चल रहा है। लखनऊ में एयर क्वालिटी इंडेक्स समय समय पर परेशान करता है। वृक्षारोपण उसके लिए बचने का एकमात्र उपाय है, जिसके माध्यम से हम हरियाली भी देते हैं और शुद्ध हवा भी, ऑक्सीजन भी। उत्तर प्रदेश सरकार जल्द ही जनसंख्या नियंत्रण पर कानून लाने जा रही है। राज्य विधि आयोग ने जनसंख्या नियंत्रण के कानून का मसौदा बनाना शुरू कर दिया है। जल्द आयोग इसका मसौदा तैयार करके सरकार को सौंपेगा। जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बनाने के बाद उत्तर प्रदेश में अब 2 से अधिक बच्चों के माता पिता को आने वाले समय में सरकारी सुविधाएं सब्सिडी से वंचित होना पड़ सकता है। बताया ये भी जा रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनाना शुरू कर दिया है। अगले 2 महीने में रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप देगा। देखिए, प्रयास यही होगा कि जो लोग राज्य सरकार की नीति का पालन करते हैं उनको राज्य सरकार की सभी सुविधाओं का लाभ उनको मिलता रहे। जो लोग इसका पालन नहीं करते या जो लोग इन सुविधाओं का लाभ नहीं लेना चाहते वो स्वतंत्र हैं। उनको जनसंख्या नियंत्रित करें ना करें वो उनका विवेक है, पर इस बारे में समाज में जागरूकता होनी चाहिए और समाज को इस बात को सोचना चाहिए कि जो बढ़ती हुई जनसंख्या है वो हमारे देश के लिए, हमारे प्रदेश के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। और हम ये चाहते हैं कि हमारे आने वाले नौनिहाल अच्छे से अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें, अच्छे से अच्छा इलाज करा सकें, अच्छे से अच्छे स्कूलों में पढ़ सकें, अच्छे से अच्छा पौष्टिक आहार उनको मिल सके। तो ये एक सामाजिक चिंता है। और उधर संतों की सर्वोच्च संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने यूपी सरकार की तरफ से जनसंख्या नियंत्रण कानून का मसौदा तैयार किए जाने का समर्थन किया है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने कहा कि देश में लगातार बढ़ रही जनसंख्या पर नियंत्रण होना चाहिए। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद एवं सभी संत समाज पहले से ही यह बार बार मांग कर रहा है कि जनसंख्या भारत की कम होनी चाहिए, तो ये कानून लाना बहुत ज़रूरी है। और केंद्र सरकार से हम मांग करते हैं कि यह कानून जल्द संसद बुला करके कानून पास करा करके पूरे भारतवर्ष में यह लाना चाहिए। अलीगढ़ से खबर है, जहां पुलिस के जाबाज जवानों ने एक युवक की जान बचाई है। सब इंस्पेक्टर आशीष ने युवक की जान बचाई है। लहरों में फंसा ये युवक, उसका रेस्क्यू किया है। एसएसपी ने 25,000 का इनाम भी दिया है इस जवान को। ऊपर देखो, ऊपर फोन है, फोन ऊपर। और इधर भीमताल विकास खंड के ओखलकांडा से बाढ़ की बेहद डरावने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि कैसे कुछ लोग जान हथेली पर रखकर उन्नाती गौला नदी को पार करने की कोशिश में हैं। दरअसल हल्द्वानी, काठगोदाम, नैनीताल को जोड़ने वाला ये रास्ता हैड़ा खान के एक हिस्से को जोड़ता है। दूसरा हिस्सा दोनों गाँव के बीच बहने वाली गौला नदी के उस पार बसा है। ग्रामीणों को नदी पार करके उड़वा गाँव जाने के लिए तेज बहाव में ऐसे ही गुजरना पड़ता है। टिहरी के ऊपरी हिस्से में पिछले 3 दिन से मूसलाधार बारिश जारी है। भारी बारिश के चलते जिले भर की गिलंगना, बालगंगा और नैलचामी नदी उफान पर है। नैलचामी नदी में घनसाली मुख्य बाजार के पास 2 गाय नदी के बीच टापू में जा फंसी। पुलिस के द्वारा रेस्क्यू करके इन्हें सुरक्षित बाहर निकाला।
कहते हैं हुनर को तकदीर बनाने वाले एक दिन कामयाब जरूर होते हैं, क्योंकि उनके पास हुनर है। ऐसा ही एक हास्य कलाकार के साथ है। वाराणसी के शफीक रंगीज अनोखे अंदाज में मोबाइल स्टैंड बेचते हैं। लोगों को इनका अंदाज खूब भा रहा है। अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। मैं सोचा था कि कुछ ना कुछ प्रोग्राम चालू होगा, मगर प्रोग्राम नहीं चला। भूख लगती है, मोबाइल के स्टैंड लेके निकला हूँ मार्केट में। 20 रुपए में एक बेचता हूँ, लोग कहते 20 में 3 दे दो। ये है काशी के हास्य कलाकार शफीक रंगरेज, जो बाजार में लोगों को हंसाने और मनोरंजन करते हुए मोबाइल स्टैंड बेचने का काम करते हैं। मोबाइल के स्टैंड बेच रहे 20 रुपए में। अब्बा डब्बा चब्बा, अब्बा को बढ़ा रहे, फिर डब्बा फिर चब्बा, कोड वर्ड में बोली गई है। दरअसल शफीक रंगरेज कुछ समय पहले तक मुंबई में हास्य कलाकार का काम कर अपना और परिवार का खर्च चलाते थे, लेकिन कोरोना महामारी और लॉकडाउन के दौरान जब स्टेज शो बंद हो गए तो शफीक के सामने रोजी रोटी का संकट आ गया। लिहाजा शफीक परिवार सहित अपने घर वाराणसी आ गए। लेकिन संकट की इस घड़ी में भी शफीक ने हिम्मत नहीं हारी और अपने अनूठे अंदाज में लोगों का मनोरंजन करते हुए मोबाइल स्टैंड बेचने का काम करने लगे। शफीक का ये अनूठा अंदाज लोगों को भी खूब भा रहा है। 15 साल से हम लोग जो बॉम्बे में रहते थे, मेरी वाइफ का और मेरा प्लान ये होता था, जो भी पैसे कमाते थे उसके जेवर बनवा लेते थे, कान के बाली, जो भी सोने का, वही बेच बेच के पिछले 2 साल से खर्च चला रहे थे अपने परिवार का। ठीक है, घर के 12 लोग 13 लोग की जिम्मेदारी है घर में, सारे काम बंद हो चुके थे और वही बेच बेच के खर्च चलाया। जब पैसे सारे खत्म हो गए तो ये मंगवाया मुंबई से, मुंबई का आइटम है। बड़ी बुरी हालत है। मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे भारत के जितने भी आर्टिस्ट हैं उनका भी परिवार है सर जी। हमें परमिशन नहीं मिल रही शो करने की। क्या आप लोगों को अच्छा क्या लगा, क्या सुना? उनकी काबिलियत अच्छी लगी कि इन्होंने मेहनत से 2 पैसे अपने कमा रहे थे और ये अपने परिवार के लिए पेट चला रहे हैं, तो ये एक अच्छा काम है। तो शफीक का ये अंदाज काशी के लोगों को प्रभावित कर रहा है और इसके साथ ही इनका ये नारा है कि आसमां में सुराख करना है और तबीयत से उस पत्थर को उछालना है जो आगे आने वाले दिनों में लोगों की हिम्मत का कारण बनेगा। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी।